नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक सिंह। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल दोस्त सर पर। आज हम जानेंगे CTT की संरचना और विषय वस्तु यानी पेपर 1 और पेपर 2 के संरचना और उस संरचना में प्रत्येक सब्जेक्ट के पाठ्यक्रम के बारे में, उसमें किस प्रकार के प्रश्न होते हैं और CTT हमसे या हमारे अंदर क्या जानना चाहता है, क्या परख करना चाहता है, इस विषय में हम जानेंगे। इस वीडियो का पहला पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के पहले पार्ट का लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इस वीडियो के पहले पार्ट में हमने CTT के बारे में जाना कि CTT लाने का उद्देश्य क्या था, उसमें कितने पेपर होते हैं, उसकी विषय वस्तु क्या होती है, उसकी प्रायोज्यता क्या होती है, योग्यता क्या होती है और उसमें आरक्षण क्या होता है। अगर आपने ये नहीं देखा है तो मेरा आपसे निवेदन है कि इस वीडियो का पहले पार्ट को चैनल के लिंक में या चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके अवश्य देखें। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। आज हम जानेंगे CTT की दोनों पेपरों की संरचना और दोनों पेपरों के सब्जेक्ट के पाठ्यक्रम के बारे में। देखिए, CTT की संरचना एवं विषय वस्तु। CTT में सभी बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे जिसमें से 4 विकल्प होंगे, जिनमें से एक उत्तर सबसे उपयुक्त होगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक होगा और कोई भी नकारात्मक अंक नहीं होगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा पहला कि ये MCQ टाइप का क्वेश्चन है, मतलब आपको कुछ भी लिखना नहीं है। आपको प्रश्न के 4 विकल्प दिए जाएंगे, उन चारों विकल्पों में आपको सही विकल्प को चुनकर उसका गोला। देखिए, ये परीक्षा जो होगी वो ऑफलाइन होगी, ऑनलाइन नहीं होगी। यानी OMR शीट के थ्रू जो पेपर होता है, आपने विभिन्न परीक्षाओं में OMR शीट के थ्रू पेपर दिया होगा, इसमें भी OMR शीट का उपयोग होगा और कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। यानी जितने प्रश्न आपको दिए गए हैं तो आपको अगर वक्त मिलता है तो सभी प्रश्नों को अटेम्प्ट करिए और किसी भी प्रश्न में ज़्यादा वक्त ना खपाइए, ना ज़्यादा वक्त को ना ख़त्म करिए सारे प्रश्नों को, क्योंकि कोई भी नकारात्मक अंक नहीं है। CTT के 2 पेपर होंगे। देखिए, हमने पहले पार्ट में भी बात की थी और आपको पता है कि CTT में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 उस व्यक्ति के लिए होगा जो कक्षा 1 से कक्षा 5 तक का शिक्षक बनना चाहता है और पेपर 2 उस व्यक्ति के लिए होगा जो कक्षा 6 से कक्षा 8 के लिए शिक्षक बनना चाहता है। देखिए, इसमें 2 पेपर होते हैं, लेकिन दोनों पेपर की अपनी अपनी उपयोगिता है। ये किसी एक परीक्षा के 2 पार्ट नहीं है, ये एक परीक्षा के अंतर्गत 2 पेपर हैं। और 2 पेपर किस लिए हैं? पेपर 1 अगर आप कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के शिक्षक बनना चाहते हैं तो पेपर 1 पास करना आपके लिए ज़रूरी है। यदि आप कक्षा 6 से कक्षा 8 में शिक्षण कार्य करना चाहते हैं तो पेपर 2 आपको पास करना ज़रूरी है। यहाँ एक बात गौर करिएगा, नोट देखिए, नोट भी लिखा हुआ है। जो व्यक्ति दोनों स्तरों कक्षा 1 से कक्षा 5 या कक्षा 6 से कक्षा 8 के लिए शिक्षक बनना चाहता है, उसे दोनों पेपर 1 और पेपर 2 में उपस्थित होना होगा। इस बात को थोड़ा सा नोट करिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि पेपर 2 उत्तीर्ण करने के बाद आप कक्षा 6 से कक्षा 8 के शिक्षक तो बन जाएंगे, पर प्राथमिक यानी कक्षा 1 से कक्षा 5 तक में शिक्षण कार्य नहीं कर पाएंगे। यदि आपको दोनों यानी कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक का शिक्षण कार्य करना है तो आपको दोनों पेपर देने होंगे, दोनों को उत्तीर्ण करना होगा। ऐसा नहीं है कि आप पेपर 2 कर लेते हैं तो निचली कक्षाओं में आप शिक्षण कार्य के लिए योग्य हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो इस बात को याद रखिए कि पेपर 1 और पेपर 2 आपको दोनों कंप्लीट करने होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे पेपर 1 के संरचना के बारे में। पेपर 1 कक्षा 1 से कक्षा 5 तक प्राथमिक स्तर, ये प्राथमिक स्तर बोलते हैं। प्राथमिक स्तर में देखिए, परीक्षा की अवधि कितनी? 2.5 घंटे। परीक्षा की अवधि है 2.5 घंटे, यानी आपको जितने भी क्वेश्चन यानी 150 क्वेश्चन है तो आपको 2.5 घंटे यानी 150 मिनट, यानी कि आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 मिनट मिलता है। तो आप अगर किसी प्रश्न में अधिक समय लगाते हैं तो आपको दूसरे प्रश्न में थोड़ा कम समय लगाना है। और आपको कोशिश करिएगा कि आप पूरे प्रश्नों को अटेम्प्ट करें, पूरे प्रश्नों का उत्तर दें, क्योंकि इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो किसी भी तरीके की हानि होने का या नंबर कटने का कोई भी खतरा नहीं है। तो इस बात में
विशेष गौर करिएगा कि ये नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पहला विषय है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, अनिवार्य है। दूसरा है गणित, ये भी अनिवार्य है। तीसरा है पर्यावरण अध्ययन, ये भी अनिवार्य है। भाषा 1 और भाषा 2, ये 2 सब्जेक्ट होंगे, इसके आगे में हम आगे बातचीत करेंगे। पांचों विषयों के 30-30 क्वेश्चन होंगे, जिनके अंक 30-30 होंगे, यानी कि प्रत्येक विषय का यहाँ पे एक समान महत्व है। ऐसा नहीं है कि किसी विषय को ज़्यादा महत्व दिया गया है और किसी विषय को कम महत्व दिया, यानी समान महत्व, समान प्रश्न, समान अंक है। तो आपको सभी विषयों को जानना ही, ऐसा नहीं है कि आप किसी एक विषय में प्रारंगण हो गए तो उस विषय को के सहारे आप इस पेपर को पास कर जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अब इनके सब्जेक्ट के बारे में जानते हैं, सब्जेक्ट के पाठ्यक्रम के बारे में जानते हैं। प्रश्नों की प्रकृति एवं उत्तर, प्रश्नों की प्रकृति एवं स्तर। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र परीक्षण आइटम 6 से 11 वर्ष की आयु समूह के लिए प्रासंगिक शिक्षण और सीखने की शैक्षिक मनोविज्ञान पर ध्यान केंद्रित करेंगे। देखिए, ये सीटीटी है क्या? सीटीटी कोई चयन परीक्षा नहीं है। आपका इसमें उत्तीर्ण होना ये इस बात की गारंटी नहीं देता कि आप शिक्षक के रूप में पदनिष्ठ या पद प्राप्त कर लेंगे। ये आपको ये गारंटी देता है कि आप शिक्षक बनने के योग्य हैं, मतलब आप में एक शिक्षक बनने की जितनी भी योग्यता, जितनी भी गुणवत्ता चाहिए वो आप में है। तो जब इसके प्रश्न होंगे, इनके विषयों के प्रश्न होंगे, तो वो इन्हीं बातों के लिए होंगे कि वो जानना चाहेंगे या सीटीटी ये जानना चाहेगी कि जो व्यक्ति इस प्रश्न पत्र को उत्तर दे रहा है, क्या वो वाकई में शिक्षण कार्य की गुणवत्ता को रखता है, योग्यता को रखता है। तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र परीक्षण कक्षा 6 से 11 वर्ष की आयु समूह के लिए प्रासंगिक शिक्षण और सीखने के शैक्षिक मनोविज्ञान पे केंद्रित करेंगे। यानी कि जो पहला विषय है आपका बाल विकास और शिक्षा शास्त्र कक्षा 6 से 11 वर्ष क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो भी कक्षा 1 से कक्षा 5 के बच्चे होते हैं वो इन्हीं आयु वर्ष के होते हैं। तो उस आयु समय के लिए प्रासंगिक शिक्षण, मतलब जो शिक्षण कार्य कर रहे हैं या सीखने की जो शैक्षिक है, जो शैक्षिक मानते जो शिक्षक की जो मनोविज्ञान है, मनोवृत्ति है, वो शिक्षण के प्रति कैसी है और सीखने के प्रति कैसी है, उसके प्रश्न इस बात पे ध्यान केंद्रित करेंगे। मतलब जो भी प्रश्न होंगे उनके उत्तर इस प्रकार से होंगे कि जो व्यक्ति है या जो भी परीक्षार्थी है उसमें प्रासंगिक शिक्षण और या सीखने की कैसी मनोवृत्ति है, कैसी मनोदशा है, वे विभिन्न शिक्षार्थियों की विशेषताओं और ज़रूरतों, सीखने वालों के साथ बातचीत और सीखने के एक अच्छे सुविधाकर्ता की विशेषताओं और गुणों को समझने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। देखिए, मैं प्रश्नों की प्रकृति पे इसलिए बात कर रहा हूँ कि आखिर में आपको पता चले कि इन विषयों में हमें किस तरह से तैयारी करनी है, किस तरह से चीज़ों को लेके चलना है। तो ये देखिए, बाल विकास एवं शिक्षा, बाल विकास मतलब जो बाल काल होता है जिसमें एक बच्चे का विकास हो रहा होता है, नई नई चीज़ों को सीख रहा होता है, तो उस वक्त शिक्षार्थियों की विशेषताओं, मतलब जो शिक्षा ग्रहण कर रहा है जो बच्चा है, उसकी क्या विशेषता, उसकी क्या ज़रूरत है, या सीखने वाले के साथ, मतलब जो सीख रहा है उससे एक व्यक्ति की जो सीटीटी दे रहा है उसके सीखने वालों के साथ बातचीत कैसी है। ऐसा नहीं है कि बातचीत बहुत ख़राब हो और जो सीखने वाला बच्चा हो, क्योंकि कोमल हृदय होता है, सीखने वाला बच्चा हो उससे वो बातचीत ही ना कर पा रहा हो, मतलब जो सीखने वाला बच्चा है वो अपने शिक्षक से बात ही नहीं कर पा रहा है या प्रश्न ही नहीं पूछ पा रहा। अगर प्रश्न नहीं पूछ पाएगा, बातचीत नहीं कर पाएगा, तो उसके अंदर विकास नहीं होगा, क्योंकि वो चीज़ों को खुल के नहीं जान पाएगा। सीखने के अच्छे सुविधाकर्ता की विशेषताओं, गुणों को समझने। देखिए, यहाँ पे शिक्षक जो होता है वो एक बच्चे के लिए सीखने का माध्यम होता है। सुविधाकर्ता का अगर आप जानेंगे तो माध्यम होता है, यानी कि जो बच्चा होता है वो सीखने की प्रवृत्ति रखता है, वो सीखना चाहता है, लेकिन वो सीखे कैसे? उसके मन में कुछ आकांक्षाएं होती हैं, कुछ प्रश्न उठते हैं, उन प्रश्नों का उत्तर कौन देता है? उस प्रश्नों का उत्तर एक अच्छा अध्यापक देता है। उन प्रश्नों का उत्तर एक अच्छा अध्यापक देता है। जैसे कि अगर बच्चे के मन में प्रश्न उठा
कि दिन कैसे होती है, रात कैसे होती है और मौसम कैसे बदलते हैं। तो इसको उसके मन में इस जिज्ञासा को, इस प्रश्न को उत्तर कौन देगा? इस प्रश्न को उत्तर देंगे आप, यानी आप CTT दे रहे हैं, आप शिक्षक बनने जा रहे हैं, तो आप एक अच्छे सुविधाकर्ता हैं, यानी कि जो वो सीखना चाह रहा है उसको सिखाने की या उसको सीखने की सुविधा दे रहे हैं आप, क्योंकि और कोई व्यक्ति नहीं है जो उसके इन प्रश्नों का उत्तर दे सके। तो आप माध्यम हैं, आप बच्चे के सीखने के माध्यम हैं। इसलिए CTT जब आप प्रश्न देते हैं तो ये विषय है बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, इसमें ये चीज़ सब सर्वांगीण हो जाती है कि जो सुविधा करता है उसकी क्या विशेषताएं, उसके क्या गुण हैं। तो जो भी प्रश्न होंगे इसमें वो इस चीज़ पे जरूर ध्यान केंद्रित करेंगे कि जो एक शिक्षक है, जो एक सुविधा करता है, जो एक माध्यम है बच्चे के सीखने का, उसकी क्या विशेषता है, उसके क्या गुण हैं। समझ में आया? यानी कि बाल विकास और शिक्षा शास्त्र पे आप किस तरह से आपको पढ़ाई करनी है, किस तरह के प्रश्नों को आप उम्मीद कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको एक छोटा सा क्लियरेंस मिल जाएगी, छोटी सी पिक्चर मिल जाएगी कि किस तरह के प्रश्न हम उम्मीद कर सकते हैं CTT में। आगे चलिए, भाषा 1 की परीक्षा में शिक्षण माध्यम से संबंधित दक्षताओं पर ध्यान दिया जाएगा। भाषा 1 की परीक्षा, देखिए यहाँ 2 भाषाएं हैं, पहले भाषा 1 और भाषा 2। अब दोनों के महत्व अलग अलग हैं। देखिए अगर एक ही भाषा होती या एक ही, मान लीजिए आप हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु किसी से चीज़ में भी पारंगत हैं तो आपका एक ही टेस्ट होता, लेकिन ये टेस्ट 2 हैं। देखिए कैसे, भाषा 1 की परीक्षा में शिक्षण माध्यम से संबंधित दक्षताओं पर ध्यान दिया जाएगा। मतलब भाषा 1 की परीक्षा में जो प्रश्न होंगे उसमें जो शिक्षण का माध्यम होगा, मान लीजिए आप इंग्लिश के टीचर हैं या हिंदी में पढ़ाते हैं, तो उसका जो माध्यम है, जो भाषा 1 का माध्यम, आपका शिक्षण माध्यम हिंदी हो गया, आपका शिक्षण माध्यम हिंदी हो गया। तो भाषा 1 में जो हिंदी है, जो आपकी भाषा 1 है, उसमें इस चीज़ पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा प्रश्नों को बनाते वक्त कि जो शिक्षण की दक्षताएँ इस भाषा में हैं उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएँ, उनकी दक्षताओं पे हमें प्रकाश मिले, उनकी दक्षताएँ हमें पता चले। भाषा 2 में क्या है? भाषा 2 में टेस्ट आइटम भाषा, संचार और समझ क्षमताओं के तत्वों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। भाषा 2 में जो टेस्ट है, भाषा 2 में जो टेस्ट है उसकी जो भाषा है वो संचार और समझ की क्षमताओं के तत्वों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। मतलब भाषा 1 में तो जो शिक्षण माध्यम है, जैसे मैं आपको हिंदी में पढ़ा रहा हूँ, हिंदी में समझा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं इंग्लिश नहीं जानता हूँ, लेकिन मेरा माध्यम शिक्षण में हिंदी है, तो मेरा भाषा 1 जो हो गई हिंदी हो गई। मेरे शिक्षण संबंधित दक्षताओं पर भाषा 1 के तहत प्रश्न पूछे जाएंगे, ना कि इंग्लिश में। लेकिन भाषा 2 में जो संचार और समझ क्षमताओं के तत्वों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। हो सकता है कि आप किसी ऐसे राज्य से आते हैं जहाँ पे हिंदी नहीं बोली जाती, या फिर आप शिक्षण में तो हिंदी कर सकते हैं, शिक्षण में तो हिंदी से पढ़ा सकते हैं, पर आपकी बोलने की या समझने की भाषा कोई दूसरी भाषा है, बोलने और समझने की कोई भाषा दूसरी भाषा है। या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि मान लीजिए भाषा 1 में आप शिक्षण कार्य कर रहे हैं, भाषा 1 में आप शिक्षण कार्य कर रहे हैं, लेकिन भाषा 2 में जो वहाँ की लोकल लैंग्वेज हो सकती है, में किसी बच्चे ने प्रश्न किया, तो आप क्या उन प्रश्नों को समझ पा रहे हैं या उन प्रश्नों का उत्तर दे पा रहे हैं? इन क्षमताओं के तत्वों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। आगे देखें, भाषा 1 और भाषा 2 अलग अलग भाषाएं। तो देखिए वही लिखा है, भाषा 2 भाषा 1 के अलावा एक अन्य भाषा होगी। उम्मीदवार उपलब्ध भाषा विकल्पों में किसी एक भाषा को भाषा 1 और किसी अन्य भाषा को भाषा 2 के रूप में चुन सकते हैं। देखिए जब आप फॉर्म भर रहे होंगे तो कुछ भाषा, देखिए यहाँ पे आगे अगर है तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए 2 भाषाएं चुननी है आपको। जब आप फॉर्म भर रहे होंगे तो 2 भाषाएं चुननी। भाषा 1 कौन सी होगी कि मतलब कि आपका शिक्षण का माध्यम कौन सा है। यहाँ देखिए कोड 1 हिंदी, इंग्लिश, असमी, बंगाली, बहुत सी भाषाएं, 20 भाषाएं। और भाषा 2 कि आपका संचार, आपका नॉर्मल बोलचाल की भाषा क्या है। तो आपको 2 भाषाएं चुननी, जिसमें भाषा 1 में आपका शिक्षण संबंधी क्षमताओं पे ध्यान केंद्रित करेंगे, भाषा 2 आपका संचार और समझ संबंधी क्षमताओं पे। देखिए आगे,
गणित और पर्यावरण अध्ययन के टेस्ट आइटम इन विषयों के अवगुण, समस्याओं, समाधान क्षमताओं और शिक्षा शास्त्रीय समझ और उनके अनुप्रयोगों पर ध्यान केंद्रित करेगी। इस चीज़ को समझिएगा। गणित और पर्यावरण अध्ययन के जो टेस्ट होंगे, जो विषय होंगे, वो क्या, इनके अवगुण, समस्या समाधान क्षमताओं और शिक्षा शास्त्री, मतलब गणित विषय के अवगुण, समस्या समाधान क्षमताओं, कोई भी मैथ्स की प्रॉब्लम है या पर्यावरण अध्ययन में कोई भी प्रॉब्लम है, उसका समाधान की क्या क्षमता है, उसका आकलन। और शिक्षा शास्त्री मतलब होता है शिक्षा शास्त्र मतलब होता है शिक्षण से संबंधित शास्त्र, यानी कि शिक्षण का प्रयोग कैसे होता है या शिक्षण कार्य कैसे होता है, इस संबंधी। तो गणित या पर्यावरण अध्ययन में जब आप मैथ पढ़ाने जाएंगे प्राथमिक में, तो उसका आपका शिक्षण क्षमता कैसी है उसके बारे में, उनके अनुप्रयोगों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। शिक्षा संबंधी समझ या गणित के फॉर्मूलाओं का अनुप्रयोग, या मतलब जो आपके मैथ के टीचर आपको पढ़ाते तो वही आपको ही करना है। तो इनमें अवगुण, समस्या समाधान क्षमता, यानी कि शिक्षण संबंधित कार्य भी और समस्या समाधान संबंधित कार्य को भी ये देखेंगे, ध्यान केंद्रित करें। इन सभी विषय क्षेत्रों में टेस्ट आइटम को विभिन्न पाठ्यक्रम के विभिन्न विभागों के बराबर रूप से वितरित किया जाएगा, जो कि एनसीईआरटी द्वारा कक्षा 1 से कक्षा 5 के लिए निर्धारित विषय। देखिए, ये जितने भी विषय हैं, टेस्ट आइटम को विभिन्न पाठ्यक्रमों विभिन्न विभागों में बराबर रूप से वितरित किया जाएगा, जो कि एनसीईआरटी द्वारा कक्षा 1 से कक्षा 5 निर्धारित। देखिए, कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 के बीच में जो एनसीईआरटी द्वारा सब्जेक्ट है, ये प्रश्न जितने भी आपके विषय उन्हीं में से आएंगे। जो विषय निर्धारित किए गए कक्षा 1 से कक्षा 5 के पढ़ने के लिए एनसीईआरटी द्वारा, आपके जितने भी प्रश्न हैं उसी पाठ्यक्रम से ही आएंगे, उसी निर्धारित पाठ्यक्रम से ही आएंगे। पेपर 1 के परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम के निर्दिष्ट विषयों पर आधारित होंगे, जो कक्षा 1 से कक्षा 5 के लिए, लेकिन उनकी कठिनाई मानव को संलग्नता सेकेंडरी तक हो सकती है। देखिए, ये बात समझिएगा कि पेपर 1 में पूछे जाने वाले प्रश्न एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम के अनुसार ही आएंगे, जो कक्षा 1 से कक्षा 5 के लिए हैं। लेकिन देखिए, मैथ में हम कक्षा 1 में भी जोड़ घटाना पढ़ते हैं, कक्षा 5 में भी पढ़ते हैं, कक्षा 8 में पढ़ते हैं, लेकिन उनका कठिनाई और मानक अलग अलग हो जाते हैं ना, उनका डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जाता है ना। तो वही ये कह रहा है कि पेपर 1 में भी जो आपको प्रश्न मिलेंगे वो पाठ्यक्रम तो कक्षा 1 से कक्षा 5 का रहेगा, लेकिन उनके कठिनाई और संलग्नता यानी कि वो सेकेंडरी तक भी हो सकते हैं, क्योंकि ये शिक्षक को ये ऐसा नहीं कक्षा 1 से कक्षा 5 के बीच में ही जानना है, उसको सेकेंडरी तक भी जानना है, क्योंकि बाल मन में कब कौन सा प्रश्न आ जाए ये किसी को नहीं पता। तो उनका कठिनाई मानक थोड़ा सा सेकेंडरी तक भी हो सकता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। पेपर 2 देखिए, पाठ्यक्रम में हम बाद में चर्चा करेंगे। पेपर 2 का भी संरचना देखिए। पेपर 2 कक्षा 6 से कक्षा 8 के लिए होता है। प्रारंभिक चरण होता है, इसको प्रारंभिक चरण बोलते हैं, उसको प्राथमिक चरण बोलते हैं, इसको प्रारंभिक चरण बोलते हैं। परीक्षा की अवधि इसमें भी 2.5 घंटे होती है। उसमें जो आपके प्रश्न थे, 5 विषय थे और 5 विषय अनिवार्य थे। यहाँ पे आपके 4 विषय हैं, लेकिन 4 में एक विषय अनिवार्य नहीं है। देखिएगा, आगे देखिए कैसे, अभी आपको समझ में आएगा। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र अनिवार्य है। इसमें आपको 30 प्रश्न मिलेंगे MCQs, यानी एक प्रश्न के 4 ऑप्शन होंगे, 4 में एक सही होगा, जिसके से 30 नंबर होंगे। तीसरा नंबर देखिए, भाषा 1 अनिवार्य है, भाषा 2 भी अनिवार्य है। 30 MCQ होंगे और 30 नंबर के प्रश्न होंगे। बीच में देखिए सेकंड नंबर पे लिखा है गणित एवं विज्ञान। गणित और विज्ञान में 60 प्रश्न होंगे। किसके लिए हुआ है? जो गणित और विज्ञान के शिक्षक हैं, यानी ये गणित और विज्ञान के विषयों में प्रश्न किसको देने हैं, उत्तर देने हैं। जो गणित और विज्ञान के शिक्षक हैं उनको 60 प्रश्न मिलेंगे, 30 गणित के, 30 विज्ञान के और 60 अंक के। और अगर वो सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान का है तो उसमें भी 60 प्रश्न होंगे, 60 अंक होंगे, लेकिन वो देना किसको है? सामाजिक अध्ययन सामाजिक विज्ञान के शिक्षक के लिए। तो 3 प्रश्न आपको विषय अनिवार्य है, लेकिन
एक विषय अनिवार्य नहीं है, क्योंकि वो आपकी क्या स्ट्रीम है, किस संवर्ग से हैं आप, उसके अनुसार आपको मिलेंगे, आपको प्रश्न मिलेंगे। अगर आप गणित और विज्ञान के शिक्षक हैं तो गणित और विज्ञान विषय मिलेगा, सामाजिक अध्ययन सामाजिक विज्ञान के शिक्षक है तो उसको सामाजिक अध्ययन सामाजिक विज्ञान के प्रश्न मिलेंगे। प्रश्नों की संख्या 60 होगी और अंक 60 होंगे। दोनों प्रश्नों में अंतर क्या है कि जो आपका पेपर 1 है उसमें 5 विषय अनिवार्य हैं, 100 प्रत्येक विषय के 30 MCQ हैं, 30 मार्क्स के हैं, 30 अंक के हैं। और पेपर 2 में आपके 4 विषय हैं, जिसमें से एक विषय आपके संवर्ग के हिसाब से है, जिसके संवर्ग के 60 MCQ हैं, बाकी तीनों विषयों के 30-30 MCQ। ठीक है, अंक यानी कि 150 अंकों का ये भी है। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। देखिए इसमें सेम चीज़ें हैं, एक बार रफली पढ़ लीजिएगा कि प्रकृति क्या है, वही बता रहा है। बाल विकास और शिक्षा में परीक्षण, ये 11 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के लिए प्राथमिक शिक्षा सीखने के मनोविज्ञान पे ध्यान के। वो जो पेपर 1 है वो आपको 6 से 11 वर्ष के आयु वर्ग के लिए है, और ये 11 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के लिए, क्योंकि जो कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक के जो बच्चे होते हैं वो इसी आयु वर्ग के होते हैं। और कक्षा पेपर 1 में 6 से 11 वर्ष के लिए इसलिए है क्योंकि जो कक्षा 1 से कक्षा 5 के बीच में बच्चे होते हैं वो इसी आयु वर्ग के होते हैं। ये बाकी सब कुछ सेम है। देखिए विविध शिक्षार्थियों की विशेषताओं जरूरतों मनोविज्ञान को समझने, शिक्षार्थियों के साथ बातचीत और सीखने की एक अच्छे सुविधा करते हुए विशेषताओं गुणों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। यही पेपर 1 में भी कह रहे थे, पर उनका स्तर थोड़ा सा कम था क्योंकि आयु वर्ग दूसरा था। देखिए हर आयु वर्ग की कुछ अपनी अलग विशेषताएं होती हैं, कुछ अपनी अलग ज़रूरतें होती हैं, इसीलिए यहाँ पे विषय अलग अलग हैं, प्रश्न पत्र अलग अलग हैं। भाषा 1 में टेस्ट आइटम शिक्षण माध्यम से संबंधित दक्षताओं पर ध्यान केंद्रित करेंगे। भाषा 2 में टेस्ट आइटम भाषा संचार और समझने की तत्वों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। सेम वही है। भाषा 2 भाषा 1 के अलावा अन्य भाषा होगी। उम्मीदवार उपलब्ध भाषा विषय एक विषय को भाषा 1 और किसी अन्य विषय को भाषा 2 रूप में चुन सकते हैं। 2 भाषाएं चुनें जिसमें आप CTT के लिए उपलब्ध। सेम उसी तरह है जैसे पेपर 1 की तरह, बस यहाँ पे परिवर्तन क्या है, आयु वर्ग बदला है, बाकी चीज़ें वही हैं, शिक्षण कार्य वही है और शिक्षक की योग्यताएँ भी वैसी होंगी, पर थोड़ा सा स्तर बड़ा हो जाएगा। गणित और विज्ञान और सामाजिक अध्ययन विज्ञान में टेस्ट आइटम उदाहरणों समझता हूँ, सेम चीज़ें हैं। सचिव के ध्यान केंद्रित कर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये देखिए गणित और विज्ञान के टेस्ट आइटम प्रत्येक 30 अंकों के होंगे। टेस्ट आइटम उस विषयों के विभिन्न पाठ्यक्रम के समान रूप से वितरित किए जाएंगे, जैसा कि NCERT कक्षा 8 के कक्षा 6 से कक्षा 8 के लिए निर्धारित किया गया। इसमें बस यही है कि गणित और विज्ञान के टेस्ट आइटम प्रत्येक 30 अंकों के होंगे। मैंने आपको बताया कि अगर आप गणित और विज्ञान के शिक्षक बनना चाहते हो तो आपको ये प्रश्न पत्र हल करना होगा, और 60 MCQs होंगे, यानी प्रत्येक गणित और विज्ञान के 30-30 MQ होंगे। और इसका किन जो निर्धारण है कैसे होगा, जो कक्षा 6 से कक्षा 8 के पाठ्यक्रम निर्धारित NCERT द्वारा उससे होंगे। आगे फिर वही लिख रहा है जो वहाँ पे लिखा, तो वहाँ पे कक्षा 6 से कक्षा 1 से कक्षा 5 का NCERT पाठ्यक्रम निर्धारित था, यहाँ कक्षा 6 से कक्षा 8 का निर्धारित है। वहाँ पे कठिनाई का स्तर कहाँ तक जा सकता था, माध्यमिक तक जा सकता था, जिसको सेकेंडरी कहते हैं। यहाँ पे वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक हो सकते हैं, यानी कक्षा 6 से कक्षा 8 के ऊपर, यानी कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के हो सकते हैं। सेम वही है, एक स्तर ऊपर जाएगा। पाठ्यक्रम की संरचना, अब देखिए पाठ्यक्रम क्या है, देखिए थोड़ा सा समझिएगा। ये बड़ा हो गया क्या, कोई नहीं, मैं बता देता हूँ आपको। ये लिखा है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, जो आपका पेपर 1 का पहला विषय है, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। उसमें 30 प्रश्न थे, वहाँ पे देखा था। उसका सब सेक्शन है बाल विकास। यहाँ पे बाल विकास और शिक्षा शास्त्र 2 है, उसी सब सेक्शन बाल विकास संबंधित 15 प्रश्न। बाल विकास में किस तरीके के प्रश्न आते हैं, ये जो भी है ये CTT दिसंबर 2024 की अधिसूचना से लिया गया है, ये अधिसूचना में दिया गया है, ये कहीं से
और या मेरे मन से या कहीं और से नहीं, उनकी अधिसूचना में ही दिया गया है। देखिए, विकास की अवधारणा और सीखने के साथ इनका संबंध। जब बाल विकास की हम बात करते हैं, बाल से जो बालक का विकास है, बच्चे का विकास है, उससे संबंधित चीज़ों की बात करते हैं तो प्राथमिक विद्यालय का बच्चा होता है। जो पेपर 1 में बात कर रहे हैं, बाल विकास पेपर 2 में भी है, लेकिन जब हम पेपर 1 में बात कर रहे हैं तो प्राथमिक विद्यालय का बच्चा होता है बाल विकास संबंधी। यानी प्राथमिक बच्चे के बाल विकास संबंधी जो प्रश्न है या जो विषय वस्तु है, उसके 15 प्रश्न होंगे। उसमें किस तरह की चीज़ें होती हैं या किन टॉपिक से या प्रश्न आ सकते हैं। देखिए, विकास की अवधारणा और सीखने के साथ इसका संबंध, बच्चों के विकास के सिद्धांत, आनुवांशिकता और पर्यावरण पर प्रभाव, सामाजिकरण प्रक्रियाएं, सामाजिक दुनिया और बच्चे, शिक्षक, माता पिता, सहकर्मी, पियाजे को हलवर्ग और बायोगत्स्की, निर्माण और आलोचनात्मक दृष्टिकोण, माफ कीजिएगा, बायोगत्स्की, निर्माण और आलोचनात्मक दृष्टिकोण, बाल केंद्रित और प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणाएं, खुफिया संरचना का आलोचनात्मक परिप्रेक्ष्य, बहुआयामी बुद्धिमत्ता, भाषा और विचार। जब बाल विकास के बारे में बात कर रहे होते हैं तो उनमें से बहुत से टॉपिक्स हैं, बहुत से बाल विकास के अंदर, जैसे आपके अंदर बुक्स होता है, बुक्स के अंदर चैप्टर होता है, चैप्टर के अंदर टॉपिक्स होते हैं। तो आपका एक विषय है बाल विकास और शिक्षा था, उसके अंदर एक सब्जेक्ट है बाल विकास, उसके अंदर एक टॉपिक्स हैं। किन टॉपिक से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, किस टॉपिक से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं? विकास की अवधारणा, सीखने के साथ इनका संबंध, बच्चों के विकास के सिद्धांत, आनुवांशिकता और पर्यावरण का प्रभाव। तो ये टॉपिक्स, इनको एक बार ऐसे देख लीजिए, बाकी जब आप तैयारी करेंगे तो ये सब आपको पता रहेगा कि हमें कितना पढ़ना और क्या पढ़ना है। किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए बेतहाशा मेहनत नहीं चाहिए, लेकिन एक सही दिशा में मेहनत चाहिए, सही दिशा में, सही समय पे, सही चीज़ों पे मेहनत चाहिए। मैंने अपने जीवन में बहुत से परीक्षाएं पास की, और परीक्षाओं का जब मैं परीक्षा देता था तो एक चीज़ सोचता था कि केवल स्तर ही बदल रहा है। अगर मैं एसएससी एमटीएस, एसएससी सीएचएसएल या एसएससी सीजीएल का पेपर दूंगा तो मुझे संख्या पद्धति पढ़नी है। एमटीएस के लिए हो सकता है उसका स्तर कम हो, सीजीएल के लिए उसका स्तर ज़्यादा हो, तो क्यों ना मैं सीजीएल के स्तर की तैयारी करूं तो मुझे एमटीएस का पेपर भी पास हो जाए। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ पाठ्यक्रम के अंदर कौन से टॉपिक हैं, तो इन टॉपिक में आपको पढ़ना है, इन टॉपिक में आपको सीखना है। और दुनिया के कितनी भी बड़ी कोचिंग हो, वो सिर्फ आपको मार्गदर्शन दे सकता है, आपको सिखा नहीं सकता, आपको सिखा नहीं सकता। जब तक आप स्वयं मेहनत नहीं करोगे तब तक दुनिया की कितनी भी बड़ी कोचिंग हो, जो बड़ी बड़ी कोचिंग माफियाज हैं, माफियाज ही कहूँगा, क्योंकि उनका इस देश में, मेरा जो पर्सनल अनुभव है, जो मेरी पर्सनल थिंकिंग है, या मैं चीज़ों को पर्सनली देखता हूँ, इस देश में 2 चीज़ें सेवार्थ होनी चाहिए थी, सेवा के लिए होनी चाहिए थी, ना कि लाभार्थ। उसे लाभ कमाने के लिए, व्यापार के लिए नहीं होना चाहिए था। पहला स्वास्थ्य सेवाएं, दूसरा शिक्षा सेवाएं। पर आज के दौर में शायद ये 2 वैसे प्रोफेशन हो गए हैं जहाँ पे एक आदमी, आम आदमी को खुलेआम लूटा जाता है। मजबूरी में एक अपने बच्चों को अच्छे भविष्य देने के लिए या अपने प्रियजनों को बचाने के लिए हम बिना किसी प्रश्न और उत्तर के उनकी की हुई मांगों को पूरा करते हैं। आज के स्कूल नहीं रह गए, आज के स्कूल नहीं रह गए। वो शिक्षण कार्य छोड़ के बाकी सारे कार्य करते हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के नाम पे वो बहुत सी चीज़ें करते हैं। बच्चों का विकास अच्छा है, आज की दुनिया से उनका तालमेल अच्छा है। आप अपने बच्चे का एडमिशन कराने जाइए,
वो पहले आपसे फीस लेंगे, फिर सिक्योरिटी डिपॉजिट लेंगे, फिर पेंडिंग डेवलपमेंट नाम पे चार्जेस लेंगे, फिर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के नाम पे आप पे चार्जेस लेंगे, फिर कहेंगे किताबें हमारे यहाँ से, कॉपी हमारे यहाँ से, ड्रेस हमारे यहाँ से, मोजे हमारे यहाँ से, बस हमारी, सारी चीज़ें चाहिए, सारी चीज़ें चाहिए। आप अपने बच्चे को लेके गए, आप अपने बच्चे को लेके गए कि उसका शिक्षण कार्य करना है, वो शिक्षण कार्य तो बाद में बताएंगे। एक लंबी सी लिस्ट आपके नाम पे कि ये चीज़ों के लिए आपको पैसा जमा करना है, ये चीज़ों के लिए पैसा आपको जमा करना है। लेकिन क्या करें, अगर आज की दुनिया से हम अपने बच्चों को बराबर रखना चाहते हैं तो हमें करना पड़ता है। शहरों में रहने वालों के लिए है, लेकिन गांव में बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको शायद स्कूल ही नसीब नहीं हो रहा है। तो मेरी कोशिश वही है कि एक ऋण मैं अदा करूं। अगर मेरे गुरु ने मुझे कुछ सिखाया है तो उस ऋण को मैं अदा करूं, मैं भी कुछ सिखाऊं। मैं कहीं नहीं जा सकता, मैं विकलांग हूं, मैं विकलांग हूं, लेकिन मेरी लगन है या मेरी देने की मनसा है कि जो भी ज्ञान मेरे पास है, थोड़ा बहुत जो मैंने अर्जित किया अपने 30 साल की उम्र में, वो लोगों को फ्री में दूं, लोगों को फ्री में दूं। इस देश ने बहुत विकास किया, लेकिन शोषित वंचितों को अभी भी शायद उनके हक देने के लिए इस देश को और आगे आना पड़ेगा। देखिए, मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूँ कि मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो। आपको जहाँ मिले, किसी एक बच्चे को आप पैसे दोगे तो वो शायद उसके थोड़े वक्त के लिए होगा, लेकिन एक अच्छी शिक्षा दोगे तो हो सकता है वो उसकी पूरे जन्म के लिए हो। तो जिसको भी अगर आप किसी को अच्छी शिक्षा दे सकते हैं तो ज़रूर दीजिए, और मुफ्त में दीजिए, क्योंकि शिक्षा का कोई मोल नहीं होता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थोड़ी सी बातें हो गई। सामाजिक संरचना के रूप में लिंग भूमिकाएं, लिंग पूर्वाग्रह और शैक्षिक अभ्यास। शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत अंतर, भाषा, जाति, लिंग, समुदाय, धर्म आदि की विविधता के आधार पर अंतर को समझना। सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन के बीच अंतर। स्कूल आधारित मूल्यांकन, सतत और व्यापक मूल्यांकन, परिपेक्ष और अभ्यास। सीखने वालों की तत्परता के स्तर का आकलन करने के लिए उपयुक्त प्रश्न तैयार करना। कक्षा में सीखने और आलोचनात्मक सोच को बढ़ाने के लिए और शिक्षार्थी की उपलब्धि का आकलन करने के लिए। देखिए, जब आप टीचर होते हैं ना, तो ये नहीं कि आप सिर्फ पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं। आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जो आपका विद्यार्थी है, मैं बोला कि सेवार्थ और लाभार्थ एक तराजू में नहीं तौलते हैं। हो सकता है कि किसी की जाति अलग हो, किसी का लिंग अलग हो, समुदाय अलग हो, धर्म अलग हो, हर धर्म की अपनी एक मान्यता है। तो आपके इस अंतर को समझना पड़ेगा, उस अंतर को समझना पड़ेगा, और उस अंतर को, अगर वो अंतर अच्छा है तो उसको बनाना पड़ेगा, और अगर वो अंतर समाज में द्वेष पैदा कर रहा तो एक उन्नत समाज बनाने के उस अंतर को ख़त्म करने की जिम्मेदारी भी है आपका। राष्ट्र का निर्माण ना एक शिक्षार्थी का निर्माण नहीं, राष्ट्र का निर्माण आपके हाथों में है। तो आपको समझना पड़ेगा कि एक शिक्षक के रूप में हिंदू धर्म में या हमारी पुरानी संस्कृति में शिक्षक को ब्रह्मा से या भगवान से भी ऊपर दर्जा दिया गया, क्योंकि प्रलय और निर्माण शिक्षक के गोद में बंद है। जिस देश की शिक्षक की मूल अवधारणा अच्छी होगी वो देश उन्नति करेगा। तो आपको ये समझना पड़ेगा। ठीक है, देखिए, आपको सीखने वाले की तत्परता के स्तर का लेंगे, मतलब जो सीखने वाला है, जो विद्यार्थी है, तो उसकी कैसी तत्परता है, कि उसका स्तर क्या है और उसने कितना सीखा, ये सब जानने के लिए आपको प्रश्न भी बनाने पड़ेंगे।
और प्रश्न बनाने पड़ेंगे, आकलन भी करना पड़ेगा, प्रश्न बना के पेपर लेना पड़ेगा, उनको पास करना पड़ेगा। यह शिक्षक का काम है, जो एक जनरल टीचर हमारे आपके टीचरों ने किया है, वही चीज़ें, बस उसमें से समावेशी शिक्षा की अवधारणा और विशेष अवसर वाले बच्चों को समझना। समावेशी मतलब कलेक्टिव शिक्षा। वंचित एवं वंचित वर्ग, आज देखिए यहाँ पे आ गया ना, मैं जो आपसे बात कर रहा था, वंचित एवं वंचित वर्ग आदि सहित विविध पृष्ठभूमि के शिक्षार्थी को संबोधित करना। जब आप शिक्षक होंगे ना, तो आपके लिए कोई भी शिक्षार्थी किसी वर्ग विशेष का नहीं होगा, किसी धर्म विशेष का नहीं होगा, किसी जाति विशेष का नहीं होगा। वो सिर्फ आपका शिक्षार्थी होगा, वो सिर्फ आपका शिष्य होगा। तो उसमें ये नहीं देखना कि ये जो वर्ग है वंचित वर्ग है कि नहीं है, कि उन्नत वर्ग है। शिक्षार्थी को चाहे किसी भी पृष्ठभूमि का हो, आपको उसको पढ़ाना है, उसको शिक्षण देना है, उसको सिखाना है। सीखने की कठिनाइयों वाले बच्चों की ज़रूरतों को संबोधित करना। कुछ आपके ऐसे भी, देखिए सारे उंगलियां बराबर नहीं होती अपने हाथ की, तो कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनकी बुद्धिमत्ता कम होगी, उनको सीखने में ज़्यादा टाइम लगता होगा किसी चीज़ को, तो उन बच्चे की ज़रूरतों को भी ध्यान देना है आपको। प्रतिभाशाली रचनात्मक विशेष रूप से संतुलित शिक्षार्थी को संबोधित करना। देखिए अगर कुछ बच्चे कम सीख पाते, बुद्धिमत्ता कम होगी, तो कुछ बच्चों की बहुत अच्छी बुद्धिमत्ता होगी, बहुत प्रतिभाशाली होंगे, आपको उनको भी देखना है। इस समय विशेष शिक्षा की अवधारणा और विशेष अवसर वाले बच्चों को समझने के आपके 5 प्रश्न होंगे, जो आपकी क्षमता को टेस्ट करेंगे। फिर है सीखना और शिक्षण शास्त्र। इसमें आपको 10 प्रश्न मिलेंगे। और किस तरीके के प्रश्न मिलेंगे, देखिए बच्चे कैसे सोचते हैं और सीखते हैं, कैसे और क्यों बच्चे स्कूल में सफलता प्राप्त करने में असफल होते हैं, शिक्षण एवं अधिगम की आधारभूत प्रक्रियाएं, बच्चों की अधिगम रणनीतियाँ, सामाजिक गतिविधि रूप में अधिगम का सामाजिक संदर्भ। ठीक है, बच्चे सीखते सोचते शिक्षा सीखना है और शिक्षण शास्त्र संबंधी आपको प्रश्न इसमें मिलेंगे। प्रश्न कैसे हैं वो देख लीजिए आप। समस्या और समाधानकर्ता और वैज्ञानिक अनुशासन के रूप में, देखिए ये बहुत अच्छी लाइन है, बहुत बढ़िया लाइन है। इस चीज़ को समझिएगा थोड़ा सा। मैं इस लाइन का वेट कर रहा था कि लाइन कब आएगी। ये देखिएगा, समस्या समाधानकर्ता वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में बालक। ये चीज़ आपको क्यों सीखनी है, ये चीज़ समझिएगा कि बालक ही समस्या देगा, वही समाधान भी देगा और वही वैज्ञानिक अन्वेषण भी करेगा किसी चीज़ की। जिज्ञासा से जितने प्रश्नों का उत्तर मिल सकता है ना, वो शायद आपकी किताबों में नहीं मिलता। कहते हैं आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, तो मेरा कहना है कि जिज्ञासा ही ज्ञान की जननी है। तो जिज्ञासा से आपको जितने प्रश्नों का उत्तर मिल सकता है, वो शायद और किसी चीज़ से नहीं मिल सकता। तो समस्या समाधानकर्ता और वैज्ञानिक अन्वेषक, मतलब यहाँ सब कुछ है। समस्या भी वो पूछ रहा है, समाधान भी करेगा किसी चीज़ का, और किसी चीज़ का, किसी प्रक्रिया का वैज्ञानिक अन्वेषण भी बनेगा। तो बालक के अंदर किस गुण का विकास शिक्षक करेगा, ये बालक का भविष्य तय करेगा। इसीलिए शिक्षक से महत्वपूर्ण कोई पद नहीं है जीवन में। बच्चों में सीखने की वैकल्पिक अवधारणाएं, बच्चों की त्रुटियों को सीखने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण कदम के रूप में समझना। अनुभूति एवं भावनाएं, प्रेरणा और सीखने में योगदान करने वाले कारक व्यक्तिगत और पर्यावरणीय। मतलब सीखने में कौन से कारक का योगदान, वो तो व्यक्तिगत कारक हो सकता है। सीखने में किसी व्यक्ति को सीखने में उसका व्यक्तिगत है कि उसका आसपास का माहौल या उसकी बुद्धिमत्ता। पर्यावरणीय कारण में कि आसपास कैसा माहौल है, वो भी हो सकता है। तो ये बेसिकली आप जब इन चीज़ों को ध्यान से पढ़ेंगे, पीपीटी मैं शेयर कर दूंगा, आप जब ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको एक चीज़ रियलाइज़ होगी कि जो आप अपने शिक्षक से उम्मीद कर रहे थे, वही शायद सीटीटी आपसे उम्मीद कर रहा है।
क्योंकि वो शिक्षक की योग्यता चेक कर रहा है, शिक्षक का चयन नहीं कर रहा है। चयन करने के लिए तो हम कंटेंट में जाते हैं। जैसे ये गणित का प्रश्न है, 30 प्रश्न, इसमें कंटेंट 15 प्रश्न। कंटेंट मतलब कंटेंट देखिए, ज्यामिति, आकृतियों, स्थानिक समझ, हमारे आसपास के ठोस पदार्थ, नंबर जोड़ना और घटाना, गुणा, विभाजन, माप, वजन, समय, आयतन, डेटा संधारण, पैटर्न, शोधन। कंटेंट है मतलब गुणा। अगर 2 × 2 अगर लिख के हमें बताना है कि 4 होता है, तो ये आपका कंटेंट हो गया कि 2 × 2 कितना होता है, इसका आपको उत्तर देना है। तो कंटेंट ये है, इसमें प्रश्न आएंगे, विभाजन से संबंधित, माप से संबंधित, वजन से संबंधित, ये प्रश्न आएंगे, 15 प्रश्न आएंगे। लेकिन इसका अगला पार्ट देखिए, बड़ा मज़ेदार है। इसका अगला पार्ट क्या है? शैक्षणिक मुद्दे, इसके भी 15 प्रश्न आएंगे। पहली बात, आपको जब कंटेंट की जानकारी नहीं होगी, जब आप 2 × 2 4 होता है यही नहीं जानते होंगे, तो आप बच्चे को पढ़ाएंगे कैसे? तो एक पार्ट जो है ये आपको, ये 2 × 2 4 होता है, ये पता है कि नहीं पता है, ये देख रहा है। दूसरा पार्ट इसका है कि आप 2 × 2 = 4 कैसे होता है, ये कैसे आप बच्चे को पढ़ाएंगे, कैसे शिक्षण देंगे। देखिए, हर विद्यार्थी शिक्षक नहीं हो सकता है कुछ लोग अच्छी समझ रखते हो, अच्छा सीखते हो, लेकिन अच्छा सिखा ना पाते हो सकता है कुछ लोग अच्छा सिखा पाते हो पर सीख ना पाते हो, और कुछ लोग अच्छा सीखते भी हैं, अच्छा सिखा भी पाते हैं। तो एक अच्छा शिक्षक क्या होता है? जो अच्छा सीखे भी और अच्छा सिखा भी पाए। ठीक है। तो शैक्षणिक मुद्दों में क्या है? गणित की प्रकृति, तार्किक सोच, बच्चों की सोच और तर्क के पैटर्न को समझना तथा अर्थ निकालने और सीखने की रणनीतियाँ। पाठ्यक्रम में गणित का स्थान, गणित की भाषा, सामुदायिक गणित, औपचारिक और अनौपचारिक तरीकों से मूल्यांकन, शिक्षण की समस्याएं, त्रुटि विश्लेषण, सीखने और शिक्षण संबंधित पहलू, निंदात्मक और उपचारात्मक शिक्षण। पढ़िएगा ये। आपको बेसिकली इस बात में ध्यान देना है कि कंटेंट से ज़्यादा शैक्षणिक मुद्दों पे ध्यान है। आपने कोई चीज़ सीखी है, आप उस चीज़ को कैसे सिखा सकते हो, इस बात पे ज़्यादा ध्यान है सीटीटी का। अच्छा शिक्षक कौन होता है? जो क्लास के सबसे कमज़ोर बच्चे को भी पढ़ा दे, सिखा दे। होशियार बच्चों को तो सब पढ़ा देते हैं, जो कमज़ोर बच्चों को पढ़ा दे, अच्छा शिक्षक वो होता है। ठीक है। पर्यावरण अध्ययन, इसके 30 प्रश्न, इसमें भी 2 पार्ट है, कंटेंट और दूसरा शैक्षणिक। कंटेंट के 15 प्रश्न है, शैक्षिक के भी 15 प्रश्न। देखिए कंटेंट में क्या है? पर्यावरण, जो आसपास की चीज़ें होती हैं। आसपास की चीज़ें हमारी क्या होती हैं? परिवार, दोस्त होते हैं, हमारे रिश्तेदार होते हैं, काम और खेल, क्या काम करते हैं, क्या खेलते हैं, पशु, पौधे, खाना, आश्रय, आश्रय माने निवास, पानी, यात्रा, वही चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं, वही चीज़ें, द थिंग्स वी मेड और डू, हम क्या बनाते हैं, हम क्या करते हैं, ये हमारे आसपास का पर्यावरण है, हमारे आसपास की चीज़ें। परिवार, दोस्त, हमारे आसपास रहते रिश्तेदार, काम और खेल, ये हमारे आसपास, इनसे संबंधित कंटेंट कि क्या सीखा है आपने वो, और इसी से संबंधित शैक्षिक मुद्दे। ईवीएस की अवधारणा और दायरा, ईवीएस, एकीकृत ईवीएस का महत्व, पर्यावरण अध्ययन, पर्यावरण शिक्षा, सीखने के सिद्धांत, विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान से संबंधित दायरा, अवधारणाओं को प्रस्तुत करने के तरीके। देखिए अवधारणाओं को प्रस्तुत करने के तरीके, पर्यावरण में कोई अवधारणा बनी, उसको आप कैसे प्रस्तुत करते हैं, उस तरीके के बारे में जानकारी होगी। गतिविधियाँ, प्रयोग और व्यवहारिक कार्य, बहस, शिक्षण सामग्री और सहायता, समस्याएं, ये आसपास के पर्यावरण से जुड़ी चीज़ें हैं। एक तो कंटेंट हो गया, दूसरा शिक्षक का। भाषा 1, भाषा 1 के 30 प्रश्न, इसमें भी 2 पार्ट है। पार्ट ए भाषा समझ है, पार्ट 2 भाषा विकास और शिक्षण शास्त्र। भाषा समझ में क्या होगा? 2 अनुच्छेद, 1 गद्य या नाटक और 1 कविता को पढ़ना होगा आपको, जिसमें समझ, अनुमान, व्याकरण और मौलिक क्षमता पर प्रश्न होंगे। ये 15 प्रश्न, 2 अनुच्छेद दिए जाएंगे, 1 गद्य दिया जाएगा, 1 पैराग्राफ दिया जाएगा, 1 आपको कविता दी जाएगी,
जो अक्सर हम क्लासेस में करते हैं, उनको पढ़ना होगा, गद्य का भावार्थ निकालना होगा, कविता का भावार्थ निकालना होगा, उसमें संबंधित अनुमान जो भी है, व्याकरण और मौखिक संबंध, उसी से संबंधित आपको प्रश्न देने होंगे कि कविता के मूल स्वरूप के अंदर आपने क्या भावार्थ पढ़ा, वो चीज। शब्द आपके लिखे हैं, लेकिन उन शब्दों का क्या भावार्थ है। देखिए, बहुत फनी बात बताता हूँ, शब्दों में अंतर बहुत छोटा सा हो जाए तो पूरा भावार्थ बदल जाता है। एक होता है परीक्षा में भाग लेना, एक होता है परीक्षा से भाग लेना। दोनों में बहुत अंतर है, लेकिन केवल शब्द कितना बदला है, में और से में। परीक्षा में भाग लेना, परीक्षा से भाग लेना। तो शब्दों के भावार्थों का अंतर निकालना, क्योंकि तभी आप भाषा को समझ पाएंगे, तभी आप भाषा को समझ पाएंगे ना। अगर शब्द को पढ़ना है तो कोई भी पढ़ लेगा, लेकिन उसका अर्थ कौन निकालेगा। तो वो समझ आप में है कि नहीं, ये भाषा समझ में होगा, जिसके 15 प्रश्न होंगे। फिर भाषा का विकास का शिक्षण शास्त्र। भाषा विकास का शिक्षण शास्त्र क्या कहता है? सीखना और अधिग्रहण, भाषा शिक्षण के संस्थान, सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य, बच्चे से एक उपकरण के रूप में कैसे प्रयोग करते हैं, विचारों के संप्रेषण के लिए भाषा सीखने, व्याकरण की भूमिका, आलोचनात्मक परिपेक्ष, मौखिक और लिखित रूप में। भाषा विकास जब कैसे होगा? किसी से सीखेंगे, किसी से अधिग्रहण करेंगे। भाषा शिक्षण के सिद्धांत क्या है? सुनने और बोलने की भूमिका क्या है? व्याकरण की भूमिका क्या है किसी भाषा को सीखने में? इन सब से संबंधित प्रश्न होंगे। कितने? 15 प्रश्न। ये पेपर 1 की बात कर रहे हैं। विविधतापूर्ण भाषा में भाषा शिक्षण की चुनौतियाँ, विविधतापूर्ण कक्षा में भाषा शिक्षण की चुनौतियाँ, भाषा संबंधित कठिनाइयाँ, त्रुटियाँ और विकार, भाषा कौशल, भाषा की समझ और प्रवणता का मूल्यांकन, बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना, शिक्षण अधिगम सामग्री, पाठ्य पुस्तक, मल्टीमीडिया सामग्री, कक्षा का बहुभाषी संसाधन। ये आपको भाषा विकास का शिक्षा शास्त्र में आपको 15 प्रश्न इन टॉपिक्स। भाषा 2 कंप्रिहेंशन, समझ। समझ में इसमें भी 2 पार्ट है, दोनों पार्ट में 15 प्रश्न है। पार्ट 1 में कंप्रिहेंशन मतलब समझ है। 2 आदर्श गद्य अंश, विवेचनात्मक या साहित्यिक या कथनात्मक या वैज्ञानिक, जिसमें समझ, व्याकरण, मौखिक, दक्ष प्रश्न। देखिए, थोड़ा सा समझिएगा, भाषा 1 और भाषा 2 में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन वो आपका इसमें आपका शिक्षण संबंधी प्रश्न होंगे। सेम वही है, इसमें उसमें एक गद्य होगा, एक पद्य होगा, कविता होगी, इसमें दोनों गद्य होंगे। और भाषा विकास का शिक्षण शास्त्र, इसमें बिल्कुल सेम वही है। भाषा सीखना और अधिग्रहण, भाषा शिक्षण के संस्थान, सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य, बच्चे से एक उपकरण के रूप में कैसे प्रयोग करते हैं, विचारों को मौखिक और लिखित रूप में संप्रेषित करने के लिए भाषा सीखने में व्याकरण की भूमिका पर आलोचनात्मक परिपेक्ष, विविधतापूर्ण कक्षा में भाषा शिक्षण की चुनौतियाँ, भाषा संबंधित कठिनाइयाँ, त्रुटियाँ और विकार। ये भाषा कौशल, भाषा की समझ और प्रवणता का मूल्यांकन, बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना, शिक्षण अधिगम सामग्री, पाठ्य पुस्तक, मल्टीमीडिया सामग्री, कक्षा का बहुभाषी संसाधन, उपचारात्मक शिक्षण, उपचारात्मक शिक्षण। अब पाठ्यक्रम के 2 पाठ्यक्रम देखें। पेपर 2 का पहला क्या कहता है? पेपर देखिए, विषय इसमें भी वही है और इसमें भी उन्हीं चीज़ों का जिक्र है। पहला है बाल विकास और अवधारणा, बाल विकास और शिक्षा का शास्त्र यानी शिक्षा शास्त्र। पहला क्या कहता है? बाल विकास सब कुछ सेम है, केवल स्तर बदलता है। आप देखिए, पढ़ेगा सब कुछ सेम है, स्तर बदलेगा। वहाँ का स्तर कक्षा 1 से कक्षा 5 के लिए, यहाँ का स्तर कक्षा 6 से कक्षा 8 के लिए। आयु वर्ग यहाँ पे 11 से 14 वर्ष के बच्चों का है जो मनोविज्ञान है, और वहाँ का जो मनोविज्ञान है वो कक्षा 6 से 11 वर्ष के बच्चों का। तो विषय सेम है, टॉपिक्स भी सेम है, पर स्तर बदलेगा। टॉपिक एक बार देख लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। सेम है, वही है, विद्यार्थी जो सब कुछ वही है,
आप समविकिस बिल्कुल वो भी यही है, 5 प्रश्न 10 मिनट, स्तर बदलेगा। अब आते हैं गणित और विज्ञान, भाषा, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। प्रश्न पत्र सेम है, टॉपिक सेम है, ठीक है, तो खाली स्तर बदला है। यहाँ पे गणित और विज्ञान है, 60 प्रश्न है, गणित में 30 प्रश्न है। 30 प्रश्न में 20 में कंटेंट के, देखिए मैंने बताया ना 2 + 2 = 4, ये कंटेंट है, इसको जानना है, और 2 + 2 = 4 को पढ़ाना है, ये शिक्षण कार्य है। तो ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। कंटेंट में देखिए संख्या प्रणाली है, संख्या प्रणाली के अंदर संख्याओं को जानना, संख्याओं के साथ खेलना, पूर्णांक, नकारात्मक संख्या और पूर्णांक, भिन्नों, ये संख्या प्रणाली के अंतर्गत आते हैं। फिर आता है बीजगणित। बीजगणित के अंदर है बीजगणित का परिचय, अनुपात और समानुपात। देखिए आप परेशान हुए, पीपीटी आपको मिल जाएगा। मौलिक ज्यामिति विचार 2D, प्राथमिक आकृतियों की समझ 2D और 3D, सममिति, परावर्तन, निर्माण, सीधी रेखा, स्केल, प्रोटेक्टर, कंपास का प्रयोग करके, मापन, डेटा हैंडलिंग, ये कंटेंट है। डेटा हैंडलिंग आपका कंटेंट है, लेकिन डेटा हैंडलिंग को पढ़ाना कैसे? अगर आपको 2D इमेजेस की समझ है, अगर आपको मौलिक ज्यामिति की समझ है, आपने मौलिक ज्यामिति पढ़ा है, तभी तो आप उसको पढ़ा पाओगे। तो इसमें कंटेंट और शैक्षिक मुद्दे अलग अलग है। कंटेंट के 20 प्रश्न हैं, शैक्षिक मुद्दे के 10 प्रश्न। शैक्षिक मुद्दे क्या हैं? गणित और तार्किक सोच की प्रकृति, पाठ्यक्रम में गणित की स्थिति, गणित की भाषा, सामुदायिक गणित, मूल्यांकन, उपचारात्मक शिक्षण, शिक्षक की समस्या, सेम वही है, कुछ भी परिवर्तित नहीं है, केवल स्तर परिवर्तित होता है। फिर आता है कंटेंट, विज्ञान के 30 प्रश्न है, इसमें कंटेंट के 20 प्रश्न है। कंटेंट में क्या है? खाद्य, खाद्य के स्रोत, खाद्य के घटक, खाद्य की सफाई, सामग्री, दैनिक उपयोग की सामग्री, जीवों की दुनिया, चलने वाले जीव, लोग और विचार, विद्युत धारा और सर्किट, चुंबक, प्राकृतिक घटनाएं, प्राकृतिक संसाधन, ये आपके कंटेंट है, इनके बारे में आपको जानना है, ये कंटेंट है। फिर शैक्षिक मुद्दे, शैक्षिक मुद्दे के 10 प्रश्न है। विज्ञान की प्रकृति और संरचना आपको सिखाना है, कैसे क्या है। प्राकृतिक विज्ञान, लक्षण, उद्देश्य, प्राकृतिक विज्ञान क्या है, उसके क्या लक्ष्य हैं, उसके क्या उद्देश्य हैं। विज्ञान को समझना, उसकी सराहना करना, विज्ञान को समझना और उसकी सराहना, विज्ञान को आप समझना है, समझाना है, उसकी सराहना करनी। दृष्टिकोण, एकीकृत दृष्टिकोण, अवलोकन, प्रयोग और खोज, विज्ञान की विधि, नवाचार, पाठ सामग्री और सहायता, मूल्यांकन, संज्ञानात्मक, मनोप्रेरक, भावनात्मक, समस्याएं, उपचारात्मक शिक्षण, ये शैक्षिक मुद्दे विज्ञान के। फिर आता है सामाजिक अध्ययन और सामाजिक विज्ञान, 60 प्रश्न होते हैं, जिसमें 40 प्रश्न कंटेंट के, जिसमें 40 प्रश्न कंटेंट के और 20 प्रश्न शैक्षिक मुद्दों के। कंटेंट में पहला आता है इतिहास, पहला सब्जेक्ट इतिहास, कब, कहाँ और कैसे। कब, कहाँ और कैसे कक्षा 6 का इतिहास का प्रथम अध्याय है एनसीईआरटी में। प्रथम प्रारंभिक, सबसे प्रारंभिक समाज, प्रथम किसान और चरवाहे, प्रथम शहर, प्रारंभिक नए नए विचार, पहला साम्राज्य, दूसरे देशों के समग्र राजनीतिक घटनाक्रम, ठीक है, ये इतिहास। संस्कृति और विज्ञान, नए राजा और राज्य, दिल्ली के सुल्तान, वास्तुकला एवं समाज का निर्माण, सामाजिक परिवर्तन, क्षेत्रीय संस्कृतियाँ, कंपनी शक्ति की स्थापना, ग्रामीण जीवन और समाज, उपनिवेशवाद और जनजातीय समाज, 1857-58 का विद्रोह, महिलाओं सुधार, जाति व्यवस्था को चुनौती देना, राष्ट्रव्यापी आंदोलन, स्वतंत्रता के बाद का भारत। आप इन 2 स्लाइडों को जरूर देखिएगा। ये इतिहास के 40 प्रश्न हैं। इतिहास में कंटेंट में 40 प्रश्न हैं, जिसे इतिहास में जितने भी टॉपिक दिए गए, ये कक्षा 6 से लेके कक्षा 8 के एनसीईआरटी के इतिहास के पाठ्यक्रम में मिलेंगे सारे। देखिए जैसा पहले ही दिया गया है, कब, कहाँ और कैसे, तो आप
एनसीईआरटी के कक्षा 6 के इतिहास के पहले बुक का जिसका वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप देखेंगे तो पहला चैप्टर है कब, कहाँ, कैसे और क्यों। ये पहला चैप्टर है। इस पे मैंने पूरा डिटेल वीडियो बनाया है इस चैप्टर का, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरा निवेदन है कि एक बार उसको जरूर देखिएगा। और मैं एनसीईआरटी कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक के सभी विषयों के सिलसिलेवार वीडियोस अपलोड करूँगा। आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ठीक है, तो ये जितने भी हैं सर टॉपिक, ये आपके कक्षा 6 से कक्षा 8 के विषयों के हैं। आज जैसे आपने पहले देखा कि इनका जो प्रश्न होगा जो वो इन्हीं के बीच में होंगे, कक्षा 6 से 8 के बीच में होंगे, लेकिन इनका स्तर थोड़ा सा ऊपर हो सकता है। देखिए बहुत से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आगे की कक्षाओं में भी हैं। महिला सुधार आगे की कक्षाओं में, 1857-58 के विद्रोह आगे की कक्षाओं में भी हो सकता है, उनसे भी प्रश्न ले लें, लेकिन मुख्यतः प्रश्न इसी बीच में आएंगे। तो आपसे निवेदन है, मैं बार बार आपसे निवेदन करता हूँ कि मैं एनसीईआरटी कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक सभी विषयों के सिलसिलेवार वीडियोस अपलोड करूँगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो। अब भूगोल में देखिए क्या टॉपिक्स हैं। भूगोल एक सामाजिक अध्ययन है विज्ञान के रूप में। सौर मंडल में पृथ्वी के ग्लोब, पर्यावरण अपनी समग्रता में, प्राकृतिक और मानवीय पर्यावरण, वायु जल मानव पर्यावरण, बसावट पर्यावरण और संचार, संसाधन प्रकार प्राकृतिक और मानव। संसाधन के दो प्रकार, एक प्राकृतिक एक मानव जो प्राकृतिक रूप में, एक जो मानव ने बनाए। मानवीय पर्यावरण में कैसी बसावट है, उनका क्या परिवहन है, उनका क्या संचार है, कृषि। फिर सामाजिक और राजनीतिक जीवन जिसको सिविक्स बोलते हैं। इसमें देखिए विविधता, सरकार, विविधता आपका सिविक का पहला चैप्टर है। मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ, कक्षा 6 का, ये कक्षा 8 का, शायद कक्षा 6 का विविधता है, पहला चैप्टर है सिविक्स का। सरकार, स्थानीय सरकार रोजगार कैसे करे, लोकतंत्र, राज्य सरकार, मीडिया की समझ, जेंडर को समझना, संविधान, संसदीय सरकार, न्यायपालिका, सामाजिक न्याय और असामान्य वर्ग। ये सारे टॉपिक्स आपके कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक के सिविक्स में है। अब इन्हीं मुद्दों से जुड़े हुए आपको शैक्षणिक कार्य भी करने हैं। तो शैक्षणिक कार्य के लिए 20 प्रश्न है। देखिए सामाजिक विज्ञान और सामाजिक अध्ययन की अवधारणा और प्रकृति, कक्षा की प्रक्रियाएं, गतिविधियां और वाद विवाद, गहरे विचार को विकसित करना, अनुसंधान और आंशिक प्रमाण, सामाजिक विज्ञान सामाजिक अध्ययन की समस्याएं, स्रोत प्राथमिक और सेकेंडरी, प्रोजेक्ट कार्य और मूल्यांकन। ये आपके मूल्यांकन तो जैसे शिक्षक नंबर देते हैं, वेरी गुड, 10 में 9 ऐसे देते हैं ना, वो करना है। भाषा समझ में थोड़ा सा अंतर होगा, मेरे ख्याल से पूरा वही होगा, देख लेते हैं एक बार। भाषा 1 में भाषा समझ में अनदेखे अंशों को पढ़ना, 2 अंश, एक गद्य नाटक और एक कविता, बिल्कुल सेम वही है जिसमें समझ अनुमान व्याकरण मौखिक क्षमता पर प्रश्न होंगे, इससे 15 प्रश्न होंगे। दूसरा है भाषा विकास का शिक्षण 7, सीखना और अधिग्रहण भाषा शिक्षण के संस्थान, सेम वही है, सुनने और बोलने की भूमिका एक उपकरण के रूप में, IT, भाषा कौशल, विचारों को मौखिक रूप से संप्रेषित करने, भाषा सीखने व्याकरण की भूमिका, आलोचनात्मक परिपेक्ष, विविधतापूर्ण कक्षा में भाषा शिक्षण की चुनौतियाँ, भाषा के चरण और प्रवणता का मूल्यांकन, शिक्षण अधिक्रम सामग्री की, शिक्षण के लिए क्या सामग्री चाहिए, पाठ्य पुस्तक चाहिए, मल्टीमीडिया में क्या सामग्री है, ये भी आपको शिक्षण कार्य के थ्रू ही है। उपचारात्मक शिक्षण, भाषा 2 में सेम वही है, आप एक बार देख लीजिए, पढ़ लेते हैं हम लोग। भाषा समझ 2 अध्याय से गद्य अंश, विवेचनात्मक, साहित्य और कथनात्मक, ये वैज्ञानिक जिसमें समझ व्याकरण और मौलिक क्षमता व प्रश्नों, भाषा विकास का शिक्षण संस्थान, सीखना और अधिग्रहण, सुनने और बोलने की भूमिका, भाषाकार और बच्चे इसे एक रूप उपकरण कैसे प्रयोग करते हैं, विचारों को मौखिक और लिखित रूप में संप्रेषण के लिए भाषा और सीखने व्याकरण की भूमिका में आलोचनात्मक परिपेक्ष, विविधतापूर्ण कक्षा में भाषा शिक्षण की चुनौतियाँ, भाषा संबंधी कठिनाइयाँ, त्रुटियाँ और विकार, सब कुछ वही है, केवल स्तर बदलता है। भाषा कौशल, भाषा की समझ, प्रवीणता का मूल्यांकन, बोलना सुनना पढ़ना और लिखना, शिक्षण सामग्री,
पाठ्यक्रम मल्टीमीडिया सामग्री कक्षा के बहुशासी संसाधन, उपचारात्मक शिक्षण, बहुभाषी उपचारात्मक शिक्षण। देखिए नोट क्या है, कक्षा 1 से कक्षा 8 के विस्तार पाठ के लिए कभी एनसीईआरटी पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तक देखें। देखिए दोस्तों, जहाँ तक मेरी कोशिश थी, मैं कहूँगा कि पार्ट 1 और पार्ट 2 आप दोनों एक साथ देखें तो आपको सीटीटी दिसंबर 2024 के बारे में जानने योग्य सारी बातें आपको मिल जाएंगी। दोनों सारी पीपीटीज आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगी। यूट्यूब चैनल, इनका लिंक आप मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। पार्ट 1 वीडियो का लिंक और एनसीईआरटी इतिहास के कक्षा 6 के प्रथम अध्याय का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। मेरे आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए।